हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। माई सेल्फ शहजाद। आज हम बात करने जा रहे हैं फीमेल जेनिटल ऑर्गन मादा जनन अंग की। हम बात करेंगे मादा जनन अंग के बारे में, लेकिन मैं आपको पहले से याद दिला दूं, इस वीडियो से पहले हमने जितने पार्ट्स पढ़े हैं उस पार्ट्स के अंदर हमने फ्लोर का स्ट्रक्चर पढ़ा था, फिर फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में पढ़ा था, फीमेल जेनिटल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। हमने लघु बीजाणु जनन के ऊपर डिस्कस किया, किस प्रकार परागकण का निर्माण होता है, एक परागकण की संरचना कैसे होती है और एक परागकण से एक मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके ऊपर हम डिस्कस बहुत अच्छे से कर चुके हैं। आज हमारा जो ये टॉपिक है, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं उसका जो टॉपिक है वो है मादा जनन अंग, फीमेल जेनिटल ऑर्गन की हम बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है, मादा जनन अंग होता कौन सा है फ्लावर के अंदर? तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, फ्लावर के अंदर मादा जनन अंग किसको बोलते हैं? जायांग को बोलते हैं, या फिर इसको एक और नाम से जाना जा सकता है गुरु बीजाणु पर्ण भी हम इसको कह सकते हैं। अब बात करें जायांग आपकी इकाई कौन सी है, जायांग आपकी यूनिट कौन सी है, तो जायांग हमें आंसर देगा कि हमारी जो इकाई है वो कौन सी होती है? स्त्री किशोर या अंडम। यानी आप बात करेंगे मादा जनन अंग कौन है? जायांग। जायांग की इकाई कौन है? स्त्री किशोर या अंडम। स्त्री किशोर बोलो या अंडम बोलो। अब बात करते हैं अंडम के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, एक अंडम कितनी संरचनाओं से मिलकर बना होता है। तो अंडम हमें आंसर देगा कि अंडक जो होता है वो 3 संरचनाओं से मिलकर बना होता है। वो 3 संरचनाएं कौन कौन सी होती है? सबसे ऊपरी पार्ट होता है वर्तिकाग्र, वर्तिका, और सबसे लास्ट होता है अंडाशय। अगर हम बात करें वर्तिकाग्र की, यानी सबसे ऊपरी पार्ट है जो उड़कर आ रहे परागकणों को धारण करने का कार्य करेगा, यानी परागकण को ग्रहण करने का कार्य करेगा। सेकंड चीज है वर्तिका। वर्तिका एक पतला नलीनुमा भाग है, यानी परागकण जब यहाँ आ जाएंगे तो वो आने के पश्चात पराग नली बनाएंगे, जैसा हमने पिछले वीडियो में बात की थी पराग नली की, क्योंकि पराग नली बनाएंगे। पराग नली जो होगी उसको बनाने या उसको रास्ता प्रदान करने का कार्य किसका होगा? वर्तिका का होगा। फिर आगे की तरफ हम आते हैं, सबसे अंतिम भाग फूला हुआ भाग जो अंडाशय होता है, उसका कार्य क्या है? उसका कार्य होता है बीजांड को धारण करना। किसको धारण करना? बीजांड को धारण करना। बीजांड जो होते हैं उसे हम क्या कह सकते हैं? गुरु बीजाणुधानी। इससे पहले हमने पढ़ा था लघु बीजाणुधानी, और उसके अंदर हमने किसका डेवलपमेंट कराया था? परागकणों का, लघु बीजाणुओं का। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं गुरु बीजाणुधानी, इसी के अंदर हम डेवलपमेंट कराएंगे गुरु बीजाणुओं का या मादा युग्मकोद भेद का। तो हम इसके ऊपर पूरा डिस्कस के अंदर देखेंगे कि क्या होता है, किस तरीके से होता है। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, इन 3 चीज मिलकर ही किसका निर्माण करती है? स्त्री केसर, अंडव, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ, जायांग का निर्माण करती है। ये तो हो गया हमारा बेसिक, यानी ये बहुत ही बेसिक नॉलेज था जो हर बच्चे को पता होना चाहिए, जो 10th तक पढ़ के आया है उसको ये नॉलेज होता है कि एक फीमेल पार्ट कितने पार्ट से मिलकर बना होता है और एक मेल पार्ट कितने पार्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है, यहाँ की संरचना की या बीजांड की संरचना की। तो सबसे पहले मैं बात करूं जो बीजांड का केंद्रीय भाग, ये जो आपको दिखाई दे रहा है केंद्रीय भाग, ये कुछ मर्दुत्कीय कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मर्दुत्कीय कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। इन बीजांडकाय में मर्दुत्कीय कोशिकाओं के समूह को हम क्या नाम देते हैं? बीजांडकाय। क्या नाम देते हैं? बीजांडकाय। इन्हीं बीजांडकाय की एक कोशिका सक्रिय होकर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह व्यवहार करती है, और इसी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और एक सक्रिय गुरु बीजाणु भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद भिद का निर्माण करता है। यानी मादा युग्मकोद भिद का निर्माण किन कोशिकाओं से होता है? यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने से गुरु बीजाणु बनेगा, और वही गुरु बीजाणु किसका निर्माण करेगा? मादा युग्मकोद भिद का निर्माण करेगा। सेकंड चीज, ये जो बीजांडकाय है वो जो 2 अध्यावरण द्वारा घिरा रहता है। कितने अध्यावरण द्वारा घिरा रहता है? 2। आंतरिक अध्यावरण कहलाता है आंतरिक अध्यावरण, बाहर वाला कहलाता है बाहरी अध्यावरण। तो बीजांडकाय 2 आवरणों द्वारा घिरा रहता है, जो क्रमशः बाहरी व आंतरिक अध्यावरण होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि जहां जहां बाहरी व आंतरिक अध्यावरण का अभाव एक ही जगह पे है, वो भाग क्या कहलाता है? बीजांड द्वार। ऐसा क्षेत्र जहां पर बाहरी तथा आंतरिक अध्यावरणों का अभाव हो, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? बीजांड द्वार। अब बीजांड द्वार से ठीक उल्टा देखिए, बीजांड द्वार से ठीक पीछे का भाग जहां से अध्यावरण हमें उद्भवित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भाग क्या कहलाएगा? चलाजा या निभाग। यानी ऐसा क्षेत्र जहां से हमें अध्यावरण उद्भवित होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? चलाजा या निभाग क्षेत्र कहलाएगा। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा ये कह रहा है, राफे दिख रहा है आपको, यानी राफे पढ़ने से पहले हम इस टॉपिक पे आएंगे, वो है बीजांडाशन और बीजांड व्रण। बीजांड जो होता है
एक संरचना द्वारा बीजांडाशन से जुड़ा रहता है, वो संरचना क्या कहलाती है? बीजांड व्रंत कहलाती है। और बीजांडाशन की सहायता से ही जो बीजांड है वो अंडाशय से क्या होता है? जुड़ा हुआ रहता है। राफे, जहां पे बीजांड हल्का सा घुमा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी बीजांड के अंदर जो घुमाव दिख रहा है वो घुमाव वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? राफे कहलाएगा। अब यहाँ पे एक चीज ये दिखाई दे रही है आपको, ऑब्यूटेरेटर्स। ये क्या होती है? ऑब्यूटेरेटर्स जो होते हैं वो बीजांड व्रंत और बीजांडाशन के बीच में पाए जाते हैं, जो कि पराग नली जो आएगी उसको मार्ग प्रशस्त करने का कार्य कौन करते हैं? ऑब्ट्यूरेटर्स करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि हमने इन चीजों पे डिस्कस किया कि एक बीजांड की, एक गुरु बीजाणुधानी की संरचना क्या होती है। अब हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे भ्रूणकोश मादा युग्मकोद्भिद का जो डेवलपमेंट है। उसके बाद में इस डायग्राम को हम और बड़ा करके और जूम करके देखेंगे कि एक मादा युग्मकोद्भिद की संरचना कैसी होती है। यानी यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा कि एक बीजांड में क्या क्या पाया जाता है। एक बीजांड में बीजांड काय सेल्स होती है, जिससे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु, और उसी गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद का क्या होता है? निर्माण होता है। दो अध्यावरण पाए जाते हैं, बाहरी और आंतरिक अध्यावरण। जहां पर इनका अभाव है वो क्या कहलाता है? बीजांड द्वार। बीजांड द्वार से ठीक विपरीत क्षेत्र जहां से अध्यावरण उद्भवित होता हुआ दिखाई दे रहा है वो भाग कौन सा कहलाएगा? चलाजा यानी भाग। बीजांड जो होता है, जिस संरचना के द्वारा बीजांडासन से जुड़ा रहता है वो क्या कहलाती है? बीजांड व्रंत। और बीजांडासन अंडाशय से जुड़ा रहता है, यानी बीजांड को धारण किए हुए रहता है। यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा, आपको समझ में आ चुका होगा। यानी बहुत ही इजी है और बहुत ही आसानी से आप इसको क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। अब हमारा अगला टाइप जो रहता है वो रहता है बीजांड के प्रकार, यानी कितने टाइप्स के बीजांड होते हैं। तो मैं उस टॉपिक को अभी क्विट कर रहा हूँ। उस टॉपिक को हम लोग जब क्वेश्चन आंसर सीजन आएगा, यानी क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे, उस वक्त हम उसको डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स का बीजांड होता है और कौन कौन से पादपों में पाया जाता है। अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा हम किस प्रकार गुरु बीजाणुओं का निर्माण करते हैं, यानी गुरु बीजाणु जन्म। उसमें हमने किया था लघु बीजाणु जन्म, यानी नर भाग में। मादा भाग में हम क्या करेंगे? गुरु बीजाणु जन्म। इज दैट कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चन जो बीजांड में पाई जाने वाली विशिष्ट संरचनाओं पे आधारित थे, उस पे हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरिल। क्या होती है एरिल? एरिल जो होती है, बीजांड के अंदर हमें पता है कितने अध्यावरण पाए जाते हैं? 2 अध्यावरण पाए जाते हैं। लेकिन बीजांड में अगर तीसरा अतिरिक्त अध्यावरण पाया जाता है तो वो अतिरिक्त अध्यावरण क्या कहलाता है? एरिल कहलाता है, जिसका एग्जाम्पल है लीची और एस्फोडिलस। इनके अंदर क्या पाया जाता है? एरिल पाया जाता है। तो एरिल पे क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि एरिल क्या होता है। एरिल एक तृतीय अतिरिक्त अध्यावरण है। जो बीजांड में 2 अध्यावरण पाए जाते हैं, उसके अलावा जो अतिरिक्त अध्यावरण मिलता है वो क्या कहलाता है? एरिल कहलाता है। अब बात करते हैं कैरंकल। कैरंकल एक स्पंजी उत्तक है जिसके अंदर शर्करा पाई जाती है, यानी शुगर पाई जाती है। तो कैरंकल जो चींटी द्वारा बीजों का प्रकीर्णन कराना हो या चींटी द्वारा बीजों के प्रकीर्णन में कौन सहायक होता है? कैरंकल। एग्जाम्पल इसका होता है अरंडी, यानी बीजांड के अंदर पाए जाने वाला स्पंजी उत्तक क्या कहलाता है? कैरंकल, जिसका यूज क्या होता है? चींटी द्वारा बीजों के प्रकीर्णन में सहायक है। एग्जाम्पल हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? अरंडी की। अब बात करते हैं कोमा की। कोमा एक अतिरिक्त रोमिल संरचना है जो बीजांड में पाई जाती है। कौन से पादपों के अंदर? आक और कपास के अंदर जो रोमिल संरचनाएं पाई जाती है बीजांड में वो क्या कहलाती है? कोमा कहलाती है। और ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर ये संरचनाएं मौजूद होती है, ऐसे बीज जिनके ऊपर ये संरचनाएं मौजूद होती है, वो क्या कहलाते हैं? कोमा बीज कहलाते हैं। क्लियर है? क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है इसकी, उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन निकालते हैं कि गुरु बीजाणु जन्म कहते किसे। तो हमने बीजांड की जब स्ट्रक्चर पढ़ा था उस वक्त बात की थी कि बीजांड काय होता है। उस बीजांड काय की एक कोशिका किसकी तरह व्यवहार करती है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह। किसकी तरह व्यवहार करती है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। किसकी तरह व्यवहार करेगी? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह व्यवहार करेगी। इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कितने गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा? 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण। कितने गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा? 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा, जिनमें से 3 नष्ट हो जाएंगे और एक सक्रिय गुरु बीजाणु बचेगा जो मादा युग्मकोद्भिद को बनाएगा या मादा युग्मकोद्भिद का विकास करेगा। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जन्म। तो डेफिनेशन यही रहेगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। तो ये तो हमारी बात हुई सबसे पहले कि गुरु बीजाणु जनन हम कहते किस तरह। अब हमारा सेकंड टॉपिक आता है गुरु बीजाणु जनन होता कैसे। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले हमने पढ़ा बीजांड काय। याद आ रहा है बीजांड काय क्या होता है? बीजांड काय होता है मर्दुत्कीय कोशिकाओं का समूह।
कोई भी बीजांडकाय की एक कोशिका परपुष्पी आरंभक की तरह कार्य करेगी या परपुष्पी शैल की तरह कार्य करेगी। ये परपुष्पी शैल अपने अंदर एक विभाजन करेगी, वो विभाजन होगा परिणत विभाजन। कौन सा विभाजन करेगी? एक परिणत विभाजन करेगी और परिणत विभाजन द्वारा 2 सेल्स बनाएगी। कितनी सेल्स बनाएगी? 2 सेल्स बनाएगी। पहली सेल्स जो होगी वो होगी द्वितीय कोशिका। कौन सी कोशिका होगी? द्वितीय कोशिका। और दूसरी सेल्स होगी, वो दूसरी सेल होगी बीजाणुजन कोशिका। कौन सी सेल होगी? बीजाणुजन कोशिका। देखो जितना हो सकता है हमें एक फ्लो चार्ट के अंदर समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी को आप जितना फ्लो चार्ट में समझोगे उतना ही ज्यादा समझ में आएगा। हमारे पास बीजांडकाय पहले से क्लियर है, उसकी कोई एक सेल आकार में बढ़ती हुई वो किसकी तरह कार्य करने लगी? परपुष्पी शैल की तरह। इस परपुष्पी शैल में एक विभाजन हुआ, उसने कितनी सेल्स बना दी? 2 द्वितीय सेल्स और बीजाणुजन सेल्स। अब जो द्वितीय कोशिका है ये विभाजन करके किसका निर्माण करेगी? भित्ति का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी? भित्ति का। लेकिन जो बीजाणुजन कोशिका है इसमें कोई विभाजन नहीं होगा और ये सीधे ही किसकी तरह व्यवहार करेगी? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। किसकी तरह व्यवहार करेगी? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह क्या करेगी? व्यवहार करेगी। यानी कंप्लीटली क्लियर हो गया, हमें गुरु बीजाणु जनन कराना है तो क्या चाहिए था? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। मिल चुकी है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। तो इसकी डेफिनेशन क्या थी? गुरु बीजाणु जनन की डेफिनेशन क्या थी? अर्धसूत्री विभाजन किसके अंदर? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से कितने युग्मक बना दो? कितने बना दो? 4 युग्मक बना दो। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन। तो बीजाणुजन कोशिका किसकी में परिवर्तित हो गई? किसमें चेंज हो गई? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। इस गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में आपने क्या करवाया? अर्धसूत्री विभाजन कराया। कौन सा विभाजन करवाया? अर्धसूत्री विभाजन करवाया, जिससे कितने युग्मकों का निर्माण हुआ? 4। कितने युग्मकों का निर्माण हुआ? 4 युग्मकों का निर्माण हुआ, जिनमें से मान लो 3 युग्मक क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और यही एक युग्मक आगे जाके किसका निर्माण करता है? मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। तो समझ में आई गुरु बीजाणु जनन की प्रोसेस क्या? गुरु बीजाणु जनन को आप किस तरीके से फ्लो चार्ट में बनाएंगे उसके ऊपर हमने डिस्कस किया। मैं बहुत ही इजीली एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ, उससे आपको बहुत ही इजी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला लिया बीजांडकाय की सेल्स किस तरह व्यवहार की? परपुष्पी सेल। परपुष्पी सेल में विभाजन हुआ, क्या बना? द्वितीय सेल। किसको बनाई? भित्ति को बनाई। दूसरा क्या बना? बीजाणुजन सेल। बीजाणुजन सेल्स किसमें चेंज हुई? चेंज हुई किसके अंदर? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ये किसमें चेंज हो गई? गुरु बीजाणु मातृ सेल्स में चेंज हो गई। इसमें आपने क्या किया? अर्धसूत्री विभाजन। 11th में आपने क्लियर कर लिया होगा कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कितनी डॉटर सेल्स बनती है? 4 डॉटर सेल्स बनती है। तो कितने गुरु बीजाणु बने? 4 गुरु बीजाणुओं का क्या हुआ? निर्माण हुआ। कितने नष्ट हो गए? 3 नष्ट हो गए। एक क्या रहेगा? सक्रिय रहेगा। और एक ही सक्रिय रहकर किसका निर्माण कराएगा? मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करेगा। ये बहुत ही इजीली फ्लो चार्ट में हमने क्या कर लिया? गुरु बीजाणु जनन को क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। आई थिंक समझ में आया होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है। अब हम डिटेल में देखते हैं मादा युग्मकोद्भिद का विकास कितने टाइप से होता है, कितने प्रकार से हो सकता है। तो मादा युग्मकोद्भिद के विकास के चरण की अगर बात करें तो ये 3 टाइप से हो सकता है। एक बीजाणु, द्विबीजाणु और चतुर्बीजाणु। नाम से यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा होता है एक बीजाणु के लिए, एक बीजाणु से। द्विबीजाणु मतलब 2 बीजाणु से। चतुर्बीजाणु मतलब 4 बीजाणु से। हमने बात की थी कि 4 में से एक सक्रिय गुरु बीजाणु, एक ही सक्रिय गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद के विकास में भाग लेता है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें 2 भी ले सकता है और किन्हीं में 4 गुरु बीजाणु जो होते हैं वो सक्रिय रहकर भ्रूण कोश के निर्माण में क्या लेते हैं या मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। अगर मैं बात करूं एक बीजाणु, तो ये 2 टाइप से होता है। एक होता है पॉलीगोनम टाइप का और एक होता है एनोप्टेरा टाइप का। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एक बीजाणु का फर्स्ट टाइप, यानी अपन यहाँ डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं एक बीजाणु प्रकार को। तो सबसे पहले टाइप की बात करते हैं अपन पॉलीगोनम प्रकार। कौन से प्रकार का? पॉलीगोनम। हमारे पास 4 में से कितने गुरु बीजाणु सक्रिय? एक गुरु बीजाणु सक्रिय। एक गुरु बीजाणु सक्रिय में 3 हमको निरंतर समसूत्री विभाजन करते हैं। कितना विभाजन करते हैं?
समसूत्री विभाजन फर्स्ट, एक से कितने बन गए? 2। समसूत्री विभाजन फर्स्ट के बाद में समसूत्री विभाजन सेकंड, कितने बन गए? 2 से 4। समसूत्री विभाजन थर्ड, यानी सिर्फ अपन किसका विभाजन कर रहे हैं? केंद्रक का विभाजन कर रहे हैं, भित्ति निर्माण नहीं कर रहे हैं। 4 से कितने बन गए भाई? एक से बने 2, 2 से बने 4, 4 से कितने बन जाएंगे? 8 बन गए। अब ये 8 बनने के बाद हम इसमें किसका निर्माण करेंगे? भित्ति निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? भित्ति निर्माण करेंगे। तो आप देखिए 1 2 3, ये तीनों ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ऊपर वाले 4 में से 3 कहाँ चले जाएंगे? ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ जाकर शायद कुछ कोशिकाओं का निर्माण करेंगे। कौन सी होती है इसके हम बाद में डिटेल में देखेंगे। नीचे वाले में से 3 भी कहाँ चले जाएंगे? नीचे की तरफ चले जाएंगे और इन कोशिकाओं का निर्माण करेंगे। बीच में बच के दोनों केंद्र मध्य भाग में आकर ध्रुवीय कोशिका के प्रमुख केंद्र का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं दिख रही है। इन कोशिकाओं को मैं नाम देता हूँ सहायक कोशिका। इन कोशिकाओं को सॉरी मैं नाम देता हूँ प्रतिमुखी कोशिका। कौन सी कोशिका? प्रतिमुखी कोशिका। नीचे की तरफ हमको 2 कोशिकाएं दिख रही है। इन कोशिकाओं को हम नाम देते हैं सहायक कोशिका। क्या नाम देते हैं? सहायक कोशिका। और सहायक कोशिका के ऊपर की तरफ जो सेल्स दिख रही है उस सेल को नाम देते हैं अंड कोशिका। और ये जो मध्य कोशिका आपको दिखाई दे रही है इसको कहते हैं ध्रुवीय कोशिका। कौन सी कोशिका कहते हैं? तो ध्रुवीय कोशिका। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितनी कोशिका है? 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी 7 कोशिकीय। और केंद्र कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 केंद्रीय। कितने सेलुलर? 7 कोशिकीय, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय। 7 कोशिकीय वो 8 केंद्रकीय संरचना वाला भ्रूणकोश कौन सा कहलाता है? पॉलीगोनम प्रकार का कहलाता है। यानी एक बीजाणु से इसकी उत्पत्ति हो रही है। मोनोस्पोरिक टाइप का अपन ने बात की, एक बीजाणु की बात की, यानी एक सक्रिय गुरु बीजाणु में समसूत्री विभाजन, 3 लगातार समसूत्री केंद्रीय विभाजन करवाने हैं, जिससे हमें 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय प्रकार का भ्रूणकोश मिलेगा। इसकी संरचना को और डिटेल में हम देखेंगे। इस प्रकार का भ्रूणकोश कौन से प्रकार का कहलाता है? पॉलीगोनम प्रकार का कहलाता है। कौन से प्रकार का कहलाता है? पॉलीगोनम प्रकार का कहलाता है। अब दूसरे की बात करें, हम दूसरे प्रकार की बात करें, दूसरा होता है आइनोप्टेरा टाइप का। कौन से टाइप का? आइनोप्टेरा टाइप का। अब आइनोप्टेरा क्या होता है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो ये तो हो गया पॉलीगोनम प्रकार का। सेकंड बात करते हैं आइनोप्टेरा टाइप। आइनोप्टेरा टाइप में एक सक्रिय गुरु बीजाणु, एक सक्रिय गुरु बीजाणु में हमने कौन सा विभाजन किया? समसूत्री विभाजन फर्स्ट। कितने बन गए? 2। कितने बन गए? 2। इन 2 में कौन सा विभाजन किया? समसूत्री विभाजन सेकंड। कौन सा विभाजन किया? समसूत्री विभाजन सेकंड। कितने बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 4। 1 2 3 4। इसमें हमने क्या कर दिया? भित्ति निर्माण करवा दिया। कोशिका ध्रुव विभाजन द्वारा किसका निर्माण कर दिया? भित्ति निर्माण किया। तो हमें कुछ इस तरीके की संरचना देखने को मिलेगी। ये जो प्रकार है, इस प्रकार के अंदर आप देख सकते हो 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका, 4 कोशिका। कितने कोशिकीय? 4 कोशिकीय। और कितने केंद्र के? 1 2 3 4 और 4 केंद्रीय प्रकार का भ्रूणकोश कौन सा होता है? आइनोप्टेरा टाइप का होता है। यानी आइनोप्टेरा में लगातार 2 समसूत्री विभाजन होते हैं, जिससे 4 युग्मक बने हुए दिख रहे हैं। ये 4 में से 3 सेल्स का निर्माण करा देते हैं, अंड कोशिका और सहायक कोशिका बना देते हैं। एक ध्रुवीय कोशिका का केंद्र रह जाता है। यानी 4 कोशिकीय और 4 केंद्रीय प्रकार का भ्रूणकोश कौन सा होता है? आइनोप्टेरा टाइप का भ्रूणकोश होता है। यहाँ तक समझ में आया कि मोनोस्पोरिक टाइप के भ्रूणकोश कितने टाइप के होते हैं? 2 पॉलीगोनम ऑफ आइनोप्टेरा। पॉलीगोनम प्रकार की बात करूँ 7 कोशिकीय, 8 केंद्रीय, और आइनोप्टेरा की बात करूँ 4 कोशिकीय और 4 केंद्रीय। इज दैट क्लियर? सबसे सामान्य प्रकार का जो भ्रूणकोश पाया जाता है वो होता है पॉलीगोनम प्रकार का, जिसपे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। जो कितने कोशिकीय होता है? 7 कोशिकीय होता है और 8 क्या होता है? केंद्रीय होता है। किस तरीके से 7 कोशिकीय? 3 इनके अंदर प्रतिमुखी सेल्स होती है, ठीक है, 1 ध्रुवीय सेल्स होती है। कितनी होगी? 4। और 3 ही होती है, 2 होती है सहायक कोशिका और 1 होती है अंड कोशिका। यानी कितने कोशिकीय हो गया? 7 कोशिकीय। और 8 क्या होता है? केंद्रीय होता है। अब बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की। निभाग भाग की तरफ 3 सेल्स पाई जाती है। उन सेल्स को क्या नाम देते हैं? प्रतिमुखी सेल्स देते हैं। जिनके कार्य की बात करें
तो कार्य के अंदर ये वर्णित किया गया है कि जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है उस दौरान ये होस्ट्रिया या चूसक की तरह कार्य कर भ्रूण को पोषण देने में क्या करती है, सहायता करती है। फिर बात करते हैं ध्रुवीय कोशिका की। ध्रुवीय कोशिका के अंदर हम बात कर रहे हैं ध्रुवीय केंद्रक की। ध्रुवीय कोशिका में क्या क्या पाए जाते हैं, ध्रुवीय केंद्रक, अगुणित ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं, जो निषेचन से ठीक पहले, निषेचन जब होगा उससे ठीक पहले ये दोनों केंद्रक जो N और N है दोनों मिलकर 2N द्विगुणित केंद्रक का क्या करते हैं, निर्माण। बहुत ही स्पेशल पॉइंट है जो द्विनिषेचन के अंदर आपको समझ में आएगा। यानी निषेचन से ठीक पहले ध्रुवीय कोशिका में पाए जाने वाले ध्रुवीय केंद्रक आपस में मिलकर कैसे केंद्रक बनाते हैं, द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं हम बीजांड द्वार की तरफ की। तो बीजांड द्वार की तरफ भी 3 कोशिकाएं होती हैं। पार्श्वों की बात करें, पार्श्वों की तरफ कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, सहायक सेल्स पाई जाती है, सहायक सेल्स। और ऊपर की तरफ इनके बीच में कौन सी कोशिका पाई जाती है, अंड सेल्स पाई जाती है, जिसमें अंड युग्मक रहता है। ये दोनों मिलकर एक फिलीफॉर्म एपार्टस अंड उपकरण का निर्माण करते हैं जो पराग नली के निर्माण में या पराग नली को अपनी ओर आकर्षित करने में क्या करता है, सहायता करता है। तो हमने यहाँ पे सेल्स की बात की तो 3 प्रतिमुखी सेल्स हो गई, एक पूरी ये कौन सी सेल हो गई, ध्रुवीय सेल्स 4, एक अंड कोशिका 5 और 2 सहायक सेल, यानी कितनी हो गई, 7 कोशिकीय हो गई। और 8 केंद्रक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 3 और 3 6 और 2 ध्रुवीय केंद्रक है, तो कितने हो गए, 8। तो ये है मादा युग्मकोद्भिद या पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश की संरचना। यानी आपका सेकंड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर हमने 2 चीज, एक चीज मैंने छोड़ दी है, वो चीज है बीजांड के टाइप्स, कितने टाइप्स के बीजांड होते हैं, जो हम क्वेश्चन के फॉर्म में कल करेंगे। कितने टाइप्स के होते हैं उसके ऊपर हम कल डिस्कस करेंगे। यहां तक आपको कोई भी डाउट हो तो आज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। परसों कल के दिन हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस की भी, हम वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो प्लीज अपने जो डाउट है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।